हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। प्रीएम्बल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इस लेसन में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर के किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पढ़ाया है उसी में से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे हैं। इसीलिए आपके सिलेबस को जो मैंने कराया उसको पूरा ब्रॉडली कवर किया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और अगर कोई क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो देखें, मैंने सब कुछ क्लेरिफाई किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। बिहार पीसीएस में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है तो आपसे यूपी पुलिस में या अदर स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये उसमें पूछा है तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष। अब इसको अरेंज करना है। मैंने आपको जब प्रीएम्बल वाला चैप्टर शुरू करा था मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन प्रीएम्बल में से क्रोनोलॉजी पे पूछता है कि आपको वर्ड्स दे देगा और इसको कहेगा कि इसको ऑर्डर में जैसे प्रीएम्बल में दिए गए हैं उसमें लगाइए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें। 10 सेकंड की टाइमिंग, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो प्रीएम्बल में कैसे अरेंज किया गया है इन शब्दों को। तो पहले सार्वभौमिक, सबसे पहले सार्वभौमिक दिया गया है। उसके बाद समाजवाद, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो पहला है 3, फिर उसके बाद 2 यानी समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अच्छे से डिफाइन किया है। जब प्रीएम्बल पढ़ाई थी कि कौन कौन से वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अटेम्प्ट करेंगे कौन से शब्द जोड़े गए हैं। बहुत इजी है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो आंसर इज सेकंड, 1 और 3। तो ये तो हमारी प्रस्तावना में पहले से ही शामिल था। और ग्राम स्वराज ये तो है ही नहीं, ये तो डीपीएसपी में है, तो इसका तो कोई इससे नेक्स्ट है हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को, ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया है टाइपिंग मिस्टेक में। नेक्स्ट प्रीएम्बल से है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए, संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अटेम्प्ट करेंगे और टाइम स्टार्ट नाउ। 10 सेकंड की टाइमिंग मिलेगी। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके अंग नहीं थे, यानी यह आंसर सही है। उक्त शब्द 1977 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान उसमें 1977 में जोड़े गए नहीं, 1976 में जोड़े गए थे। 1976 में 42 संविधान संशोधन हुआ था। तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये प्रस्तावना के अंग हैं, ठीक। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा से सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देश्य का बना, या इसके कहेंगे अनंततः,
अनंततः उद्देश्य का बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा से सही है ये आपको बताना है। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनका इंग्लिश जरूर ध्यान दिया करिए। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव यहाँ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है, तो यहाँ उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में, तो उसी के ऊपर तो आधारित है हमारी प्रस्तावना, तो ये आंसर, ये पहला वाला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसके लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते। दूसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस मैंने आपको पढ़ाया था, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत विशेष संवैधानिक संशोधन के प्रक्रिया द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो 1, 2 और 4 ठीक है। सॉरी, 1, 2 और 4 ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। मैंने जब आपको शुरू कराया था चैप्टर, उसमें मैंने 2-3 पैटर्न बताए थे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी बताया था, क्रम। फिर दूसरा मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना जब लागू हुई थी, जब कौन कौन से शब्द शामिल थे, उसके बाद जो उसमें संशोधन किया गया उसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए, ये दोनों आपसे पूछता है। अब यहाँ पे पूछा है कि जब संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी तब वो उसका स्वरूप कैसा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप बताएंगे कि कैसा था जब संविधान लागू हुआ था। तो हमारी प्रस्तावना में क्या क्या शब्द शामिल थे। तो क्या क्या शामिल था, इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था तो पहला तो होगा नहीं। धर्मनिरपेक्ष हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, तो ये भी नहीं होगा। समाजवादी, ये भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, तो आंसर है 3, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है आंसर पढ़ के समझ में आ जाते हैं, ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सामाजिक समानता का प्रावधान हमारे जो संविधान है उसमें पहले तो डीपीएसपी के तहत किया गया है। सामाजिक समानता लाने के लिए मैंने आपको समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए थे। फिर उसके बाद हमारी प्रस्तावना में भी बताया गया है कि सामाजिक समानता स्थापित करनी है। तो जब दोनों चीज़ों में बताया गया है तो ये कैसे कह रहा है कि यहाँ पे प्रस्तावना संविधान में जो ये सामाजिक समानता ये नहीं है, तो पहला तो आंसर गलत हो गया। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। अगर देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान होती तो उसका उपबंध या कहेंगे प्रावधान किसी उसमें संविधान में क्यों किया जाता। तो सामाजिक समानता नहीं थी क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे या महिला वर्ग था, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, पिछड़े जाति के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। तो सामाजिक समानता की स्थापना करने के लिए संविधान में सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया, तो पहले से विद्यमान नहीं थी। ठीक है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता का प्रत्याभूत का मतलब यह है प्रावधान किया गया है। सामाजिक समानता का प्रावधान संविधान में किया गया है किसके द्वारा, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तहत, और दूसरा हमारी जो प्रस्तावना है वो सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक समानता की बात करती है।
बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, एक स्टेट होने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्टेट के लिए? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासन अध्यक्ष। किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? संप्रभुता। जब आप सॉवरेन होते हैं जब भी तो आप एक स्टेट कहलाते हैं, जब आप अपने निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। तो क्या है इसका आंसर? संप्रभुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, 2 ऑप्शन ये मैं लिख दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। मैंने बताया आपको कि क्रोनोलॉजी पूछता है और ये पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप पढ़ेंगे, तीसरा मैं लिख रही हूँ। अब ये तो याद हो गया होगा आपको, सार्वभौमिक या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसका चौथा ऑप्शन संपूर्ण। ये क्रोनोलॉजी कई बार पूछी गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। टाइपिंग मिस्टेक में 2 ऑप्शन रह गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की जो प्रकृति है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसके द्वारा पता चलती है? तो भारत की प्रस्तावना द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में भारत की जो प्रकृति है वो बताई गई है। मैंने आपको जब प्रस्तावना वाला चैप्टर कराया था उसमें बताया था कि जो प्रस्तावना है उसके तत्व, प्रस्तावना के तत्व में मैंने आपको इसकी प्रकृति के बारे में बताया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। यानी कि प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं भारतीय संविधान के, वो आगे एक्सप्रेस जो संविधान में होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा है क्वेश्चन। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। 4th ऑप्शन तो पहले ही गलत है। ठीक, मूल अधिकारों के जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, वो किस में है? मूल अधिकारों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी भारत की स्थापना करते हैं। समाजवाद प्रस्तावना का अंग है, लेकिन प्रस्तावना की जो आधार है, किसके आधार पर जो हमारा भारत है वो समाजवादी बनेगा, उसका प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और मौलिक कर्तव्य, एकता, अखंडता हमारा मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना में दिया गया है।
तो प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं उनको किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा? मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी भारत की स्थापना करते हैं, और मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। तो ये तीनों मिलके प्रस्तावना के आदर्शों की व्याख्या करते हैं। तो आंसर है डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यूपीपीसीएस 2008 और आईएएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो न्याय है और स्वतंत्रता समानता ये कितने कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सी स्वतंत्रता हमें नहीं मिली? आर्थिक स्वतंत्रता। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई। क्या मिला हुआ है हमें? आर्थिक न्याय। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे फिर मैं डिफाइन करूंगी। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब ऑप्शन तो इसमें चारों सही हैं, लेकिन इसमें पूछा है राजनीतिक व्यवस्था का प्रावधान। हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। तो डेमोक्रेसी के मूलभूत लक्षण पूछ रहा है। पहला तो सही है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। राजनीतिक व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक है, तो हमारा भारत कैसा हो गया? लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा, संसदात्मक रूप को अपनाया हमने। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया। दूसरा सही हो गया, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है, यही तो लोकतंत्र का लक्षण है कि जो चुनाव किए जाएंगे वो जनता द्वारा किए जाएंगे और जनता के प्रतिनिधि ही शासन करेंगे। तो लोकतंत्र का मूल कॉन्सेप्ट तो यही है। फिर एकीकृत शक्ति का प्रावधान, ये क्या है? ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। भारत में है, लेकिन ये लोकतांत्रिक या राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं है। तो चौथा नहीं है, 1, 2 और 3। आंसर इज बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? जिसपे हमारी विदेश नीति आज चलती है, पंचशील का सिद्धांत, उसके बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। इसका आंसर पहले गुटनिरपेक्षता। 1945 में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पूरा विश्व दो भागों में बढ़ गया, यूएस और यूएसएसआर। ठीक, और उस टाइम 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो हमारे जो पीएम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला किया। तो इसीलिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ये अलग सिद्धांत है, ये पंचशील अलग सिद्धांत है, ये अलग सिद्धांत है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा, पंचशील हमने साइन किया था चाइना के साथ, जिसके तत्व हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। तो गुटनिरपेक्षता एक अलग आंदोलन था, नॉन अलाइन मूवमेंट आपने सुना होगा। इसका अब नया वर्जन 2.0 लागू किया है। तो ये अलग है, और ये तीनों सिद्धांत पंचशील के हैं, जो हमारी विदेश नीति का आधार है। हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार है पंचशील। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? जब मैं आपको पढ़ा रही थी, जब भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया भी है। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा है, ज़्यादा पुराना नहीं है।
कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है संविधान, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मत किससे प्रदर्शित होता है? उद्देशिका यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना से। कई बार स्टेटमेंट में उन्होंने कहा भी है कि प्रस्तावना संविधान का आदर्श है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप, इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना ये लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं। विधिक स्वरूप का मतलब है उसका कानूनी रूप क्या है? लागू, यह लागू नहीं किया जा सकता, इसके लागू करने के पीछे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, विधिक स्वरूप ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले लेसन्स में। थैंक यू सो मच।